हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करें दोस्तों बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और भूगोल में हम बात करेंगे दोस्तों कुछ नए टॉपिक पे। जो आपका टॉपिक होगा वो आर्थिक भूगोल तथा आर्थिक भूगोल की परिभाषा तथा उपागम, ये आपका टॉपिक रहेगा आज का। और टॉपिक में ये आपको क्लियर करेंगे कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा क्या है, यानी आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं, और इनके उपागम, यानी उपागम का मतलब होता है दोस्तों कि इनके कौन कौन से स्रोत हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन, और वीडियो को अंत तक, ये सारे जो प्रश्न हम आपको बताएंगे वो सारे आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगर चैनल में आप नए हैं तो जरूर चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाइए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका जो पेपर का प्रश्न है कुछ इस तरीके से रहेगा, और आप में यही प्रश्न हर बार पूछा भी जाता है। तो जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएँ हैं और पेपर हाल में ही चलने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल देर ना कीजिए और अपना जो रिवीजन क्लासेस है वो आप लोग ज़रूर करते रहिए, क्योंकि मैं रिवीजन क्लासेस और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ, और अच्छे से आप लोग को तैयारी करने का एक सुनहरा टॉपिक भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों आइए बात करते हैं टॉपिक में। अब जैसे जो आपका टॉपिक होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आर्थिक भूगोल की परिभाषा। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, ये सारे जो आपके प्रश्न हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब आर्थिक भूगोल की परिभाषा क्या है दोस्तों? आर्थिक भूगोल की परिभाषा जो बताई गई है यहाँ पे, इसमें सर्वप्रथम आपको लिखना पड़ेगा कि आर्थिक भूगोल अर्थतंत्र के क्षेत्रीय संगठन, जो आर्थिक भूगोल है यानी अर्थतंत्र के जो क्षेत्रीय संगठन है, प्रतिरूप एवं प्रक्रिया का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो ये जो आर्थिक भूगोल मनुष्य के आर्थिक कार्यों उत्के यानी जो मनुष्य के आर्थिक कार्यों का उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है एवं वितरण के क्षेत्रीय प्रतिरूप एवं उनमें व्याप्त प्रक्रियाओं का अध्ययन प्रादेशिक अर्थतंत्र संगठन की व्याख्या का उद्देश्य से करता है। तो ये आपका आर्थिक भूगोल की परिभाषा होती है। यहीं पे R.E. मर्फी महोदय जी के अनुसार बताया गया है, उनके अनुसार जो आर्थिक भूगोल की परिभाषा बताई गई है उसमें उनके द्वारा बताई गई है कि आर्थिक भूगोल मनुष्य की जीविकोपार्जन, यानी कि जो जीविका के लिए कमाते हैं, नहीं जीने के लिए जो कमाते हैं, जीविकोपार्जन मतलब होता है कि जो जीने के लिए अपना अर्जित करते हैं सारी चीज़ें। जैसे आप कमाते हैं, कमाने के बाद में आप पेट भरने के लिए गेहूँ लाते हैं, चावल लाते हैं, आटा लाते हैं, तो ऐसे सारी चीज़ें जो आपके लिए यहाँ पे जीविकोपार्जन का मतलब बताया गया है। तो ये जीविकोपार्जन का मतलब होता है, यानी जीविकोपार्जन की विधियों में एक दूसरे के जो स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमता का अध्ययन करता है। इसी को हम कहते हैं, इनके अनुसार जो है वो आर्थिक भूगोल की परिभाषा होती है। तो ये होता है आपका आर्थिक भूगोल। अब अलेक्जेंडर महोदय जी के अनुसार क्या बताया गया है, इसमें दो महोदय जी के अनुसार बताया गया है, यानी कि R.E. मर्फी जी के अनुसार बताया उन्होंने अपनी परिभाषा, और अलेक्जेंडर जी के जो परिभाषा बताई गई है उनके द्वारा बताया कि आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग की वस्तुओं से संबंधित मानवीय कार्यों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। यानी कि जो मानवीय कार्य होते हैं क्षेत्र में, उनकी जो विभिन्नता होती है, यानी कि उनकी जो विशेषता होती है, अलग अलग जो विशेषताएं बताई जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनका बताया गया आर्थिक भूगोल की परिभाषा। अब आर्थिक भूगोल के अध्ययन को इनमें दो विधियाँ यानी दो उपागम बताए हैं। कौन कौन से इनमें दो उपागम बताई गई हैं? सर्वप्रथम फर्स्ट नंबर तो आपका था क्रमबद्ध अध्ययन, और दूसरा जो बताया था प्रादेशिक अध्ययन, जिसकी भी दो विधियाँ होती हैं। अब क्रमबद्ध अध्ययन और प्रादेशिक अध्ययन जो होता है, क्रमबद्ध होता है जो हम क्रमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, और प्रादेशिक अनुसार। क्रमबद्ध हो गया, आप निचले क्रम से लेके उच्च क्रम तक जाते हैं, और प्रादेशिक का मतलब होता है प्रदेश में जो कार्यक्रम आपका होता है। तो ये होता है आपका प्रादेशिक अध्ययन। अब इसमें फर्स्ट नंबर जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है और प्रादेशिक अध्ययन जो होता है, इनमें दो विधियाँ होती हैं। प्रादेशिक अध्ययन में क्या होता है कि रूपांतरक प्रादेशिक तथा कर्मोपलक्षी प्रादेशिक। अब क्रमबद्ध अध्ययन क्या होता है, इसमें फर्स्ट नंबर आप डालेंगे। क्रमबद्ध अध्ययन होता है कि क्रमबद्ध प्रणाली, हमने अभी आपको बताया ना क्रमबद्ध के बारे में, अब यही होता है क्रमबद्ध अध्ययन का मतलब होता है क्रमबद्ध प्रणाली को प्रकरण विधि या प्रकरण उपागम भी कहते हैं। जो क्रमबद्ध प्रणाली को होता है उसे हम प्रकरण विधि कहते हैं या प्रकरण उपागम कहते हैं, जैसे भी आप लोग समझ सकते हैं। इस विधि के अंदर प्रत्येक आर्थिक क्रिया को उत्पादन, विनिमय आदि का अलग अलग
प्रकरणों के अध्ययनों में वर्णन किया जाता है। जैसे जो इसमें विशेषता बताई गई जिनका हमें गहन अध्ययन वर्णन यानी कि वर्णन बताया गया है इसमें। जैसे कृषि भूगोल के अंतर्गत, जो कृषि भूगोल होता है उसके अंदर, जैसे आपकी मिट्टी हो गई, पवने कैसे हो गए, चक्रवात कैसे आते हैं, तो ये सारे कृषि के अंतर्गत आती हैं हमारे। तो ये कृषि में आपका जैसे मिट्टियाँ हो गई, इनमें कौन से रोग लगते हैं, तो एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है कृषि भूगोल के अंदर। जैसे आपका आता है चावल, गेहूँ हो गया, आपका मक्का हो गया, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, चाय, रबर, रेशम और फलों आदि का पृथक पृथक अध्ययनों में वर्णन किया जाता है। पृथक पृथक मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग अध्ययनों का वर्णन किया जाता है। अब यहाँ पे है कि प्रत्येक पदार्थ के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाओं का संसार के विभिन्न प्रदेशों में उस पदार्थ की उत्पादन मात्रा का, उससे व्यापार आदि का वर्णन किया जाता है। और इसी प्रकार निर्माण उद्योग भूगोल में लौह इस्पात, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, कागज, प्लास्टिक पदार्थों, यंत्र मशीनों, औजारों, मोटर गाड़ियों, जलपोतों, वायुयानों आदि प्रत्येक पदार्थों के उत्पादन, विनिमय, व्यापार आदि का वर्णन अलग अलग रूप में अध्ययन किया जाता है। तो ये होता है क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध के तरीके का मतलब यही होता है जो हमें सरलता से किसी चीज़ का हम अध्ययन करें, तो इसे है क्रमबद्ध ज्ञान होता है। अब हमारा जो आता है प्रादेशिक अध्ययन, हमने अभी आपको प्रादेशिक अध्ययन में बताया था कि इसमें दो भेद होते हैं, एक तो रूपांतक अध्ययन प्रादेशिक होता है और एक कर्मोपलक्षी होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें प्रादेशिक अध्ययन में। प्रादेशिक अध्ययन के हम दोनों सारी चीज़ बताएंगे, दोनों जो है। अब इस उपागम के द्वारा प्रदेश को अध्ययन की एक इकाई माना जाता है और किसी भी एक प्रदेश की सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन, जैसे उस प्रदेश की कृषि की फसलों के उत्पादन का, निर्माण उद्योगों का, परिवहन तथा आयात निर्यात आदि का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। और इसी विधि में प्रत्येक प्रदेश के व्यक्तित्व की प्रधानता दी जाती है। तो ये होता है आपका प्रादेशिक अध्ययन के बारे में। तो इसमें हमें प्रादेशिक अध्ययन में किस चीज़ के ध्यान देना होता है? सबसे पहले कृषि की फसलों के उत्पादन का होता है, दूसरा निर्माण उद्योग होता है, तीसरा परिवहन और आयात निर्यात। तो ये हमारा क्रमबद्ध जो है, यानी प्रादेशिक वाला जो है, वो इस पे हमें फोकस करना होता है और यही हमारा मोस्ट टॉपिक होता है। उसके बाद फिर आता है रूपांतक अध्ययन, यानी रूपांतक प्रादेशिक। इसमें क्या होता है? रूपात्मक प्रादेशिक में इसमें होता है कि इस विधि के अंतर्गत ऐसे समस्त भूभाग को एक इकाई या एक प्रदेश माना जाता है जिसके समस्त क्षेत्रफल में किसी प्राकृतिक लक्षण की समानता हो, जैसे समस्त गंगा डेल्टा में उष्ण आर्द्र जलवायु की। तो अब रूपांतक में बताया गया हमें, उसमें क्या बताया गया है? सबसे मूल टॉपिक यहाँ पे आपको ये समझना है कि जिसके समस्त क्षेत्रफल में किसी प्राकृतिक लक्षण की समानता हो। जैसे क्या बताया, समानता क्या बताएगी इसमें कि समस्त गंगा जो है वो डेल्टा में क्या करती हैं? उष्ण आर्द्र जलवायु की और अधिक वर्षा की कांप मिट्टी की समानता होती है, जो समस्त गंगा डेल्टा में होता है जो। तो ये होती है हमारी समानताएं। अब असम की पहाड़ियों के समस्त क्षेत्र में पहाड़ी जिसे भूमि की समानता होती है, जलवायु और भारी वर्षा की समानता होती है, और समानता का समस्त क्षेत्र का एक सा प्रदेश मानकर वहाँ पर धान की कृषि, चाय के बगीचों, वनों की संपदा आदि के आर्थिक भूगोल का वर्णन एकत्र अध्ययनों में कर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब वो ये होता है, समानता ये बताई जाती है कि यहाँ पे निर्धारित हो जाती है कि इतना बारिश होगी, इतनी गर्मी पड़ेगी और इतनी सर्दी पड़ेगी। इससे ना ओवर होगा ना इससे हमारा कम हो। मतलब वहाँ की जो जलवायु होता है वो रूपात्मक होती है कि वहाँ पे ना हमें संभावनाएं बताई जाने की प्रयास में रहती हैं और ना ही हमें वहाँ पे कुछ और सारी चीज़ संभावनाएं, मतलब टोटल वाले कहने की बात होती है कि आप वहाँ पे संभावना में नहीं जानना होता है। मतलब वहाँ पे एक संभावना के रूप में ये होता है कि यहाँ पे मौसम का हमारे समानता बता दी जाती है कि इसी के समानता के अनुसार हमारे यहाँ सारी चीज़ें होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी जो जलवायु हो या भारी वर्षा हो या हमारे
चाय के बगीचे में हो, तो ये इसी के अकॉर्डिंग हम फसलें और अपने आयात निर्यात सारी चीज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा रूपात्मक प्रदेशी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि इसी प्रकार समान प्राकृतिक लक्षणों वाले प्रदेशों को अलग अलग क्षेत्र मानकर उसमें प्रत्येक प्रदेश की सारी आर्थिक वस्तुओं का वर्णन संबद्ध रूप में कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका रूपात्मक प्रदेशी। फिर नेक्स्ट है कर्मोपलक्षी प्रदेशी। अब कर्मोपलक्षी प्रदेशी क्या होता है दोस्तों, हमने अभी आपको बताया था रूपात्मक, अब आता है कर्मोपलक्षी प्रदेशी। इसमें यह बताया गया दोस्तों कि इस विधि के द्वारा, जो कर्मोपलक्षी प्रदेशिक है, इस विधि के द्वारा भूभागों को एक एक प्रदेश माना जाता है जिनके समस्त क्षेत्रफल में एक सी आर्थिक क्रिया और एक सा आर्थिक संगठन होते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये टॉपिक है कि जो जिसके समस्त है कि कर्मोपलक्षी के समस्त क्षेत्रफल में एक सा आर्थिक क्रिया होती है और एक सा आर्थिक संगठन होते हैं। जैसे कि टोक्यो हो गया आपका, न्यूयॉर्क हो गया, मॉस्को हो गया, लंदन हो गया, मुंबई, कोलकाता आदि महानगरों के पृष्ठ प्रदेशों या परिवहन साधनों के द्वारा जुड़े प्रदेश या इस्पात और मशीनों के निर्माण के प्रदेश, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का झील प्रदेश, सोवियत संघ का उक्राइन प्रदेश या फ्रांस का लॉरेन प्रदेश जैसे बाजार द्वारा जुड़े यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी प्रदेश, यूरोपियन कॉमन मार्केट के इस प्रदेश के पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली आदि कई देश संगठित हैं और राजनीतिक सीमाओं के अंदर अवस्थित क्षेत्रों को भी कर्मोपलक्षी मान सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कर्मोपलक्षी का मतलब इन्होंने बताया कि जितने भी हमारे महानगर होते हैं, महानगर से जुड़े जो हमारे एक समान माने जो प्रदेश होते हैं, यानी कि जहाँ से हमें इकोनॉमिक कम्युनिटी का प्रदेश बनाए, जो हमारे राज्य के साधनों का निर्माण का प्रदेश बने, तो इसी को कहते हैं कर्मोपलक्षी। और जो उसके आस पड़ोस के जो राज्य है उसमें भी हमें कर्मोपलक्षी देखने को मिलते हैं। तो ये होता है आपका कर्मोपलक्षी। तो आई होप आप लोग को ये दोनों विधि समझ में आए, दोनों उपागम जो थे वो समझ में आपको आए होंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे और आज की वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे और अगली वीडियो में हम कुछ नए प्रश्नों के साथ और नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। और चैनल में अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता रहे। और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।